Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So let's start our MCQs related to the community medicine. So here we are studied about the AIPGT examinations. Okay, so let's start. First question is the percentage of the available chlorine in bleaching powder. कि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का परसेंटेज कितना होता है ना. ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCO सो दिस इज अ CaOCl2. तो इसमें जो क्लोरीन का जो परसेंटेज है दैट इज अ 33%. सेकेंड क्वेश्चन इज इन ड्रिंकिंग वाटर एडमिसेबल अमाउंट ऑफ ई कोलाई इज. ई कोलाई क्या है? एक बैक्टीरिया है जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है. तो कह रहे हैं कि ड्रिंकिंग अमाउंट जो वाटर होता है उसमें कितना ई कोलाई मतलब एडमिसेबल है. सो आंसर इज नील, कि वो होना ही नहीं चाहिए. सो थर्ड क्वेश्चन इज मिनिमम एयर स्पेस फॉर ईच वर्कर एज पर इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट इज. मतलब इंडियन फैक्ट्री के जो एक्ट हैं जिसमें ये लिखा है कि पर जो वर्कर है उसको कितनी एयर स्पेस मिलनी चाहिए. सो इसका आंसर है 300 क्यूबिक फीट. ठीक है ना. So most of the standard of the ventilation have been based on the efficiency of the ventilation in removing body odor. मतलब इतनी जो स्पेस है हर एक वर्कर को मिलनी चाहिए जिससे बॉडी ऑर्डर जो है रिमूव हो जाए. Different worker have advocated standard for the minimal fresh air supply of 300 cubic feet to the 3002 cubic feet per hour per person. इतना उसको एयर जो है वो स्पेस जो है वो उसको मिलनी चाहिए. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन इज स्मॉल पॉक्स वॉज इरेडिकेटेड इन द ईयर. जो स्मॉल पॉक्स है वो कब इरेडिकेट हो गई थी, मतलब अर्थ से बोलेंगे कि हम वर्ड में से ख़त्म हो गया था. ठीक है. तो वो ख़त्म हुआ था 1980 में. सो द लास्ट इंडिजिनस केस इन इंडिया, ये इंडिया की बात हो रही है, अकर्ड ऑन 17 मई 1975 इन बिहार. अपन ऐसे याद करते हैं कि जो स्मॉल पॉक्स है वो इरेडिकेट हो गया था इंडिया में से 1980 में. ज़्यादा इसके डीप जाने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमनेस्ट कॉज ऑफ द नियोनेटल मोर्टेलिटी इन इंडिया. इंडिया में नियोनेटल जो बच्चे हैं उनमें मोर्टेलिटी मतलब डेथ जो के जो रीजंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? डायरियल डिजीज़, डायरिया की वजह से, बर्थ इंजरीज, लो बर्थ वेट और द कंजेनिटल एनोमलीज. तो इसका आंसर है लो बर्थ वेट. तो इसमें है मोस्टली जो बच्चे लेस देन 1000 ग्राम मतलब 1 kg के पैदा होते हैं उनमें मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होती है. और जो इंडिया में है सबसे ज़्यादा रीज़न ही लो बर्थ वेट की वजह से है. सिक्स क्वेश्चन इज इन कैलकुलेटिंग डिपेंडेंसी रेशियो द न्यूमरेटर इज एक्सप्रेस्ड एज. इसका मतलब है डिपेंडेंसी रेशियो. डिपेंडेंसी रेशियो मतलब कि हमारे यहाँ पर कौन सी एज के जो लोग हैं वो डिपेंडेंट है ना. जो अर्न करते हैं उन्हीं पे डिपेंड होते हैं, या तो बच्चे डिपेंड होते हैं अपने पेरेंट्स पे, या जो ओल्ड एज में पहुंच गए हैं वो अपने बच्चों पे डिपेंड होते हैं. सो इसका आंसर है डी, दैट पॉपुलेशन अंडर 15 ईयर, जो 15 ईयर्स से कम की पॉपुलेशन है वो, या जिनकी एज 65 ईयर से ज़्यादा हो गई है, ये दोनों के दोनों क्या हैं? डिपेंडेंसी रेशियो में आते हैं. सो लेस देन 50 टू ग्रेटर देन 65 ईयर्स ओल्ड. सेवन्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मीजल्स. की मीजल्स में सबसे कम ऐसा क्या चीज़ है जो कॉम्प्लिकेशन होता है? डायरिया, निमोनिया, ओटाइटिस मीडिया या SSPE दैट इज द सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पैन एनसेफेलाइटिस. तो इसका आंसर है डी, कि SSPE सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैन एनसेफेलाइटिस लीस्ट कॉम्प्लिकेशन है. डायरिया भी हो सकता है, निमोनिया भी है और ओटाइटिस मीडिया भी है. जो लीस्ट है दैट इज अ SSPE. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेजिडेंट्स ऑफ द 3 विलेजेस इन द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर सप्लाई वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ स्टडी टू आइडेंटिफाई कोलेरा कैरियर. 3 विलेजेस है, तीनों में से एक पर्सन को बुलाते हैं ताकि चेक किया जाए कि वो कोलेरा के कैरियर है या नहीं. बिकॉज सेवरल कोलेरा डेथ हैड अकर्ड इन द रिसेंट पास्ट, क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे वो कोलेरा से उनकी डेथ हो गई थी कुछ ही टाइम पहले की बात से. वर्चुअली एवरीवन प्रेजेंट एट द टाइम सबमिटेड टू द एग्जामिनेशन, सब के सब आए. द प्रपोर्शन ऑफ द रेजिडेंट इन ईच विलेज हु वर कैरियर वार कंप्यूटेड एंड कंपेयर. जो कितने करियर थे उन सबको कंप्यूटेड किया गया और कंपेयर किया गया. तो इस स्टडी को क्या कहते हैं?
क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं, केस कंट्रोल स्टडी कहते हैं, या कॉन्करेंट कोहोर्ट स्टडी कहते हैं, या नॉन कॉन्करेंट कहते हैं। देखो पहले इसका आंसर जो है वो है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। क्रॉस सेक्शनल स्टडी का मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत टाइम से चल रही है, हमने क्रॉस सेक्शन काटा उसका और उस टाइम पे देखा, उस टाइम पे स्टडी करी उसको क्रॉस सेक्शन काट के, कि उस टाइम पे हमने देखा कि इतने टाइम से कोई प्रॉब्लम चल रही है, हमने उस टाइम पे लोगों को देखा, पकड़ा और टेस्ट किया कि क्या सिचुएशन है। तो दिस इज़ अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ठीक है, इसमें फिर आता है केस कंट्रोल स्टडी। इसका मतलब है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, मतलब पीछे की तरफ जाना, अभी जो सिचुएशन है उसके पीछे की तरफ जाना, ये होता है केस कंट्रोल स्टडी। अ कॉमन फर्स्ट अप्रोच टू टेस्ट कैजुअल हाइपोथेसिस बाय डेफिनेशन अ केस कंट्रोल स्टडी इन्वॉल्व द पॉपुलेशन केसेस एंड कंट्रोल, कि कितने केसेस हुए थे और कितने कंट्रोल्ड हो गए। तो हम रिट्रोवर्ड जाएंगे, पहले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्करेंट कोहोर्ट स्टडी। इसका क्या मतलब है? अ प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी इज वन विच इज द आउटकम हैज़ नॉट येट अकर्ड एट द टाइम द इन्वेस्टिगेशन कम। मतलब अभी रिजल्ट नहीं आया है, इन्वेस्टिगेशन जब हमने स्टार्ट करी है, ये प्रोस्पेक्टिव है, आगे आने वाले के टाइम पे। फिर है नॉन कॉन्करेंट स्टडी। अ रेट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी इज वन विच इज आउट which the outcome have occurred before the start of investigation। मतलब ये रिट्रोस्पेक्टिव पहले की है स्टडी, अभी जब काम करना शुरू किया उससे पहले की स्टडी है, जब रिजल्ट आ चुका है इन्वेस्टिगेशन करने से पहले। सो दिस आर द 8 क्वेश्चंस। नाउ कम टू द 9th क्वेश्चन। द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द टर्म न्यू फैमिलीज। न्यू फैमिलीज जिसको भी कहते हैं उसके बारे में क्या ट्रू है? फर्स्ट है इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ द 3 जनरेशन फैमिली। बी इट इज़ अप्लाइड टू ऑल न्यूक्लियर फैमिलीज ऑफ लेस देन 10 ईयर्स ड्यूरेशन। थर्ड इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ द जॉइंट फैमिली। न्यू फैमिली किसको बोलते हैं? डी इट इज़ अप्लाइड टू ऑल द न्यूक्लियर फैमिली ऑफ लेस देन 2 ईयर ड्यूरेशन। तो न्यू फैमिलीज बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज जिसको 10 ईयर्स से कम का ड्यूरेशन हुआ है, उसको बोलते हैं हम न्यू फैमिलीज। तो आंसर इज बी। 10th क्वेश्चन इज अ ड्रग कंपनी इज डेवलपिंग अ न्यू प्रेगनेंसी टेस्ट। अ ड्रग कंपनी है जिसने डेवलप किया है, एक टेस्ट किट डेवलप की है प्रेगनेंसी चेक करने के लिए, फॉर यूज़ ऑन एन आउट पेशेंट बेसिस। जो OPDs होते हैं उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए उन्होंने एक किट तैयार करी है। द कंपनी यूज द प्रेगनेंसी टेस्ट ऑन द 100 वुमेन। 100 वुमेन पे उन्होंने टेस्ट किया हु आर नोन टू बी प्रेग्नेंट, जो कि प्रेग्नेंट हो सकती हैं। आउट ऑफ 100 वुमेन 99 शोड पॉजिटिव टेस्ट। 100 में से 99 का जो टेस्ट आया उस किट से पॉजिटिव आया। अपॉन यूजिंग द सेम टेस्ट ऑन 100 नॉन प्रेग्नेंट वुमन, जब नॉन प्रेग्नेंट जो वुमन थी उन पे टेस्ट किया तो 90 शोड द नेगेटिव। तो 90 जो वुमेन थी उन्होंने नेगेटिव रिजल्ट आए। व्हाट इज़ द सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट? तो उस जो किट है उसकी सेंसिटिविटी क्या है टेस्ट की? तो आप सीधे सीधे याद रखोगे जो सेंसिटिविटी होती है वो डिपेंड करती है ट्रू जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। तो इसमें ट्रू कितने थे? 99% जो वुमेन थी वो पॉजिटिव आई थी, है ना। तो इसमें क्या था? 99। तो जो ट्रू पॉजिटिव केसेस होते हैं वो परसेंट होते हैं। अभी 100 पे ही बताया गया है, तो कितना परसेंट हो गया ट्रू पॉजिटिव? 99%। तो हमारा आंसर आ गया बी। तो सेंसिटिविटी कैसे पता चलेगी? ट्रू पॉजिटिविटी से। सो आंसर इज 99। 11th क्वेश्चन इज अ मैन प्रेजेंट्स विद अ फीवर एंड चिल्स 2 वीक्स आफ्टर द लाउस बाइट। लाउस बाइट है, उसको उसकी बाइट के बाद पेशेंट को फीवर आने लग गई और ठंड लगने लग गई। देर वॉज अ मैक्यूलोपैपुलर रैशेज ऑन द ट्रंक। पूरी बॉडी पे ट्रंक पे उसको रैशेज होने लग गए विच स्प्रेड्स पेरिफ्री, और फिर बाहर की तरफ हाथों पैरों पे नीचे जाने लग गए। द कॉज ऑफ दिस इन्फेक्शन कैन बी। तो इस इन्फेक्शन का कॉज क्या हो सकता है? इस इन्फेक्शन का कॉज हो सकता है एपिडेमिक टाइफस। तो ऑप्शंस हैं स्क्रब टाइफस, एंडेमिक टाइफस, रिकेट्सियल पॉक्स और द एपिडेमिक टाइफस। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। एपिडेमिक टाइफस इज कॉज बाय द आर प्रोवेजिकी एंड इज स्प्रेड बाय द लाउस बाइट। इसको कौन कॉज करता है? एपिडेमिक टाइफस को आर प्रोजेवेकी कॉज करता है, और ये किससे स्प्रेड होती है? लाउस बाइट से। ह्यूमन्स आर नोन रिजर्वायर, और ह्यूमन्स इसमें क्या है?
रिजर्वायर है। इन्फेक्शन इज करेक्टराइज बाय फीवर, हेडेक, मलेज, प्रोस्ट्रेशन, स्किन रैश एंड द एलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड लीवर। तो इसमें से क्या आंसर आया हमारा, जो लाउस बाइट से हुआ है, दैट इज अ एपिडेमिक टाइफस। Now come to the 12th question, that all of the following statements are true बोला है regarding Q fever except। Q fever क्या होता है, ये एनिमल से ह्यूमन की तरफ फैलता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है इट इज़ अ जूनोटिक इन्फेक्शन। जूनोटिक का मतलब ही यही है जो कि एनिमल से ह्यूमन्स में ट्रांसमिट होती है, तो Q फीवर का करेक्ट है। ह्यूमन डिजीज इज करेक्टराइज बाय इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया, ये भी करेक्ट है, इसमें इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया होता है। नो रैश इज सीन, कोई भी रैश नहीं होता क्यू फीवर में, करेक्ट है। द वेल फेलिक्स रिएक्शन इज वेरी यूजफुल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ क्यू फीवर, दिस इज इनकरेक्ट, ये गलत है। और यही हमें बताना था कौन सा इनकरेक्ट है, क्योंकि जो वेल फेलिक्स डिजीज़ है ना, ये यूज़ होता है इन द डायग्नोस ऑफ रिकेट्सियल इन्फेक्शंस के लिए, बट इसमें तो क्यू फीवर पूछा है, तो करेक्ट है जूनोटिक। ये इसमें इंटरस्टिशियल निमोनिया भी होता है और रैशेस भी नहीं होते, तो ये किसके एक्सेप्ट हुआ, आंसर डी। 13 क्वेश्चन इज द रिजर्वायर ऑफ द इंडियन काला अजार। काला अजार का जो रिजर्वायर है वो कौन है, आंसर इज मैन। इसमें ऑप्शंस गिवन है मैन, रोडेंट, कैनाइन और एक्वीन, आंसर इज मैन। और इसका कॉज क्या है, लेशमेनिया। ओके, नाउ कम टू द 14th क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर सजेस्टिव ऑफ एस्बेस्टोस एक्सेप्ट। एस्बेस्टोस के बारे में पहले हम पढ़ते हैं कि एस्बेस्टोसिस होता क्या है। एस्बेस्टोसिस एक क्रॉनिक कंडीशन है जो कि प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होता है जब हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्बेस्टोस, जब हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्बेस्टोस है उसके क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे टाइम तक उसके एक्सपोजर होने से एस्बेस्टोसिस हो जाता है। तो उसके कह रहे क्या क्या फीचर्स हैं, एक्सेप्ट अकर्स विद इन द 5 years ऑफ एक्सपोजर, कि जब पर्सन 5 ईयर के अंदर अंदर उसको एक्सपोजर है, या फिर उसको 2 साल हो गए या 3 साल हो गए या 5 साल हो गए एक्सपोजर को लेस देन, तब उसको एस्बेस्टोसिस हो जाता है। बी द डिजीज प्रोग्रेसिस इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब एस्बेस्टोस के कॉन्टैक्ट में वो रहा बहुत टाइम, उसके बाद भी जो उसकी डिजीज़ है वो बढ़ती रहती है। थर्ड कैन लीड टू द प्लूरल मीजोथीलियोमा, कि उसमें प्लूरल मीजोथीलियोमा भी हो जाता है। फोर्थ वन इज स्पूटम कंटेन एस्बेस्टोस बॉडी, कि उसके स्पूटम में एस्बेस्टोस बॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं। तो ये बी सी डी सारे करेक्ट है। क्या नहीं होता इसमें ना, पर्सन को मतलब 5 to 10 ईयर्स के एक्सपोजर ज़रूरी है तब जाके उसको एस्बेस्टोसिस होगा, लेस देन 5 ईयर में नहीं होता। ठीक है, now come to the brucellosis can be transmitted by all of the following except। अब ब्रूसेलोसिस क्या है, ब्रूसेला जो बैक्टीरिया है उससे होता है ब्रूसेलोसिस, और एनिमल से ह्यूमन में जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि ट्रांसमिट होता है सबसे, किससे नहीं होता, कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड प्लेसेंटा इससे होता है, इंजेक्शन ऑफ रॉ वेजिटेबल फ्रॉम इन्फेक्टेड फार्म इससे भी होता है, पर्सन टू पर्सन नहीं होता। तो किससे नहीं होता, पर्सन टू पर्सन, आंसर इज सी। डी भी पढ़ लेते हैं, इनहेलेशन ऑफ द इन्फेक्टेड डस्ट और द एरोसोल, कि एयर में जो वॉट उससे या फिर डस्ट से अगर प्रेजेंट है ब्रूसेला बैक्टीरिया तो भी हो सकता है, बट पर्सन टू पर्सन नहीं होता। ठीक है, नाउ कम टू द 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेप्रोमिन इज नॉट ट्रू। लेप्रोमिन क्या है, एक तरीके का डायग्नोस्टिक टेस्ट है, तो क्या ट्रू नहीं है, इट इज़ नेगेटिव इन मोस्ट चिल्ड्रन इन फर्स्ट 6 months ऑफ लाइफ, यस। तो अगर लेप्रोमिन टेस्ट करवाते हैं तो फर्स्ट 6 months ऑफ लाइफ में ये नेगेटिव होता है। इट इज़ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, यस। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एड टू क्लासीफाई टाइप ऑफ द लेप्रोसी डिजीज, ये इम्पॉर्टेंट एड थोड़ी है, एड नहीं कर रहे हम। BCG वैक्सीनेशन में कन्वर्ट लेप्रा रिएक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, कि जब BCG वैक्सीनेशन देते हैं किसी को तो उससे जो लेप्रा अगर रिएक्शन कराएंगे, टेस्ट कराते हैं तो नेगेटिव टू पॉजिटिव शो कर सकता है, बट इट इज़ नॉट एड टू क्लासीफाई द टाइप ऑफ लेप्रोसी डिजीज, इससे नहीं कर सकते हैं, तो सी ऑप्शन आ गया। ठीक है,
Now come to the 17th question. The useful of a screening test depend upon its, जो स्क्रीनिंग टेस्ट का जो यूजफुलनेस है वो डिपेंड करती है सेंसिटिविटी पे। स्क्रीनिंग डिपेंड करती है सेंसिटिविटी पे, और जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो डिपेंड करता है स्पेसिफिसिटी पे। तो आपको दोनों चीज़ें लर्न करनी है। स्क्रीनिंग टेस्ट इज सेंसिटिविटी, कंफर्मेटरी इज स्पेसिफिसिटी। Now come to the 18th question. Lies are not the vector of, अभी हमने क्यू फीवर के बारे में पढ़ा था। क्यू फीवर क्या होता है, एनिमल से ह्यूमन में होता है। तो रिलैप्सिंग फीवर भी लाइस से होता है, ट्रेंच फीवर भी लाइस से होता है, एपिडेमिक भी होता है। जो क्यू फीवर है वो लाइस से स्प्रेड नहीं होता, ठीक है। It occurs mainly in the person associated with the sheep, goat, cattle or the other domestic animals, right? Now come to the 19th question. For the field diagnosis of trachoma, जब फील्ड डायग्नोसिस करा ट्रैकोमा का, ट्रैकोमा जिसमें ब्लाइंडनेस हो जाती है, जो कॉज करता है क्लेमाइडा ट्रैकोमैटिस। तो WHO रिकमेंड करती है दैट फॉलिकुलर एंड द इंटेंस ट्रैकोमा इन्फ्लामेशन शुड बी असेस्ड इन। तो किन लोगों में देखना है, किस में ये असेस करना है? इसको असेस करना होता है 0 to 10 ईयर्स के चिल्ड्रन में, बच्चों में असेस करना होता है। ऑप्शन गिवन है वुमेन में 15 to 45 ईयर, पॉपुलेशन 10 to 28 ईयर्स रेंज, पॉपुलेशन अबव 25 ईयर नहीं। तो किस में असेस करने के लिए बोलती है WHO? जिनकी एज जो है 0 to 10 ईयर्स की है। नाउ कम टू द 20 क्वेश्चन. द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द लेप्टोस्पायरोसिस एक्सेप्ट. लेप्टोस्पायरोसिस क्या है? एक एनिमल इन्फेक्शन है एंड ट्रांसमिटेड टू द मैन अंडर द सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशन. सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है? लेप्टोस्पायरा आर एक्सक्रीटेड इन द यूरिन ऑफ अ एनिमल इन्फेक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. जो एनिमल लेप्टोस्पायरस से इन्फेक्टेड है बहुत लंबे टाइम तक, उनसे आता है, उनके यूरिन से. ह्यूमन इन्फेक्शंस आर यूजुअली ड्यू टू ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू द यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल, या तो एग्रीकल्चर, जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, या तो एग्रीकल्चरल या लाइफ स्टॉक रख रहे हैं फार्मर्स, है ना, या वेटरिनेरियंस है. सो लेप्टोस्पायरा कैन एंटर टू द बॉडी थ्रू द स्किन एब्रेजन, स्किन पे कुछ खरोच उससे एंटर कर गए, या थ्रू द इंटैक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. तो इन्फेक्शन कैन ऑल्सो अकर थ्रू द इनहेलेशन एज व्हेन मिल्किंग इन्फेक्ट काउ में अगर ये लेप्टोस्पायरा है उसमें से मिल्क निकाल रहे हैं तो उनकी जो इनहेलेशन है उससे भी स्प्रेड हो सकता है. और द गोट्स बाय ब्रीदिंग एयर पोल्यूटेड विद द ड्रॉपलेट्स ऑफ यूरिन, उनसे भी हो सकता है. तो इसमें क्या कह रहे हैं? द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द लेप्टोस्पायरोसिस एक्सेप्ट इट इज़ अ जूनोसिस. यस, क्योंकि एनिमल से ह्यूमन में आ रहा है. मैन इज़ द डेड एंड ऑफ होस्ट. यस. मैन इज एन एक्सीडेंटल होस्ट. यस, एक्सीडेंटल ही है. लाइस एक्ट एज ए रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन. नो, लाइस का तो इसमें कोई काम ही नहीं है. सो आंसर इज लाइस एक्ट एज ए रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन. ये इनकरेक्ट है, एक्सेप्ट पूछा था. अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ द ब्लाइंडनेस इन इंडिया, मेडिकल कॉलेज आर क्लासिफाइड एज आई केयर सेंटर. कि अगर जो नेशनल प्रोग्राम चलते हैं टू कंट्रोल द ब्लाइंडनेस, उसमें जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसको क्लासीफाई कौन से सेंटर करा गया है? प्राइमरी लेवल का, सेकेंडरी, टर्शरी और द इंटरमीडिएट. आंसर इज टर्शरी लेवल का बोला गया. 22nd क्वेश्चन इज टेकिंग द डेफिनेशन ऑफ ब्लाइंडनेस एज विजुअल एक्विटी लेस देन 3/60 इन द बेटर आई. अगर हम डेफिनेशन ब्लाइंडनेस की लेते हैं कि अगर लेस देन 3/60 बेटर आई से है, तो द नंबर ऑफ द ब्लाइंड पर्सन पर 1 लाख पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ एस्टिमेटेड टू बी. तो 1 लाख पॉपुलेशन पे कितने लोग ब्लाइंड होंगे? तो लगभग 7% होते हैं. तो 1 लाख का 7% होता है 700. सो आंसर इज 700. 23rd इज इफ द प्रेवलेंस इज वेरी लो एज कम्पेयर टू द इंसिडेंस ऑफ फॉर अ डिजीज इट इम्प्लाइज. प्रिवलेंस होता है कितने लोगों को हो रहा है, इंसिडेंस होता है कि कितने लोगों को हुआ. मतलब अभी हम प्रिवलेंस देख रहे हैं कि कितने लोगों को हो रहा है ना. मतलब प्रिवलेंस तो लो है लेकिन इंसिडेंस बहुत ज़्यादा हुए, तो
मतलब इन्फेक्टेड तो बहुत लोग हुए थे, लेकिन जब हम चेक कर रहे हैं तो कम लोगों में दिख रहा है। इट मीन्स या तो वो ठीक हो गए इसलिए नहीं मिल रहे, या उनकी डेथ हो गई इसलिए हम चेक कर रहे हैं तो नहीं मिल रहे, है ना। सो प्रेवलेंस तो लो है, अभी देख रहे हैं तो कम है, लेकिन हुए तो डिजीज़ बहुत सारे लोगों को थी, तो वो होती है इंसिडेंस। तो इसका आंसर होगा कि डिजीज़ इज़ वेरी फैटल एंड और इजीली क्योरेबल, कि जो डिजीज़ थी या तो वो फेटल थी या जल्दी क्योर होने वाली थी। डिजीज़ इज़ नॉट फैटल, इनकरेक्ट है। कैलकुलेशन ऑफ प्रेवलेंस एंड इंसिडेंस इज़ रॉन्ग, इनकरेक्ट। नथिंग कैन बी सेड एज दे आर इंडिपेंडेंट। सो आंसर इज डिजीज़ इज़ वेरी फैटल और इजीली क्योरेबल। 24th इज द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट प्रेवलेंस एंड इंसिडेंस। ये आपको लर्न करना है। बोथ आर रेट्स, दोनों के दोनों रेट्स हैं। प्रेवलेंस इज रेट बट इंसिडेंस इज नॉट, इंसिडेंस इज रेट बट प्रेवलेंस इज नॉट, बोथ आर नॉट रेट्स। तो इसका आंसर है सी, दैट इंसिडेंस इज अ रेट बट प्रेवलेंस इज नॉट। सो क्या करेक्ट है कि प्रेवलेंस जो है वो नहीं है, बट जो इंसिडेंस है, आप एक लर्न कर लो, इंसिडेंस इज अ रेट बट प्रेवलेंस इज नॉट। ठीक है, 25 क्वेश्चन करेंगे हम इस वीडियो में। लास्ट क्वेश्चन इज द रेट एडजस्टेड टू अलाउ फॉर द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इज। जो रेट एडजस्ट की है जिससे हम एज डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं पॉपुलेशन का, वो होता है एज स्टैंडर्डाइज्ड मोर्टेलिटी रेट। इसमें दिया है पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट। पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि या तो कि स्टिल बर्थ कितने हो रहे हैं, या फिर जिसका बर्थ हो रहा है उसमें मोर्टेलिटी कितनी हो रही है, डेथ्स कितनी होती हैं, वो होता है पेरीनेटल, मतलब पहले कि बर्थ से पहले कितनी डेथ हो गई या बर्थ के बाद कितनी हो गई। क्रूड मोर्टेलिटी रेट होता है कि कोई भी कितनी भी डेथ हो रही है पर 1000 पे कितनी हो रही है, दैट इज़ अ क्रूड मोर्टेलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट होता है कि अगर हम 1000 वुमेन लेते हैं जो इनकी फर्टिलिटी एज ग्रुप है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है 15 to 49, 44 और 49 ईयर्स की, तो उसमें कितने बर्थ हो रहे हैं। सो दैट इज़ अ फर्टिलिटी रेट। एज स्टैंडर्ड मोर्टेलिटी रेट होता है, इट इज़ यूज फॉर कंपेयरिंग द डेथ रेट ऑफ टू पॉपुलेशन विद डिफरेंट कॉम्पोजिशन, कि दो पॉपुलेशंस में कितनी डिफरेंट एज ग्रुप है, जितनी भी डेथ्स हो रही हैं तो वो कितनी हो रही हैं। ठीक है, तो एज स्टैंडर्ड मोर्टेलिटी रेट ये शो करता है। सो हियर आई एम completing this video. Students, if you like my videos, kindly like, share and subscribe. Thank you.